राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर की माफी को लेकर लगातार सवाल करते रहे। राहुल गांधी गाए बगाए कहीं ना कहीं बोलते ही रहते हैं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। अभी बीच में जब ये सब मसला हुआ कोर्ट वाला, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा। लेकिन आज आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो सच 86 साल पुराना है, जब सावरकर अंडमान जेल से सजा काटकर छूटे थे और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। आज ये चैप्टर आप देखेंगे और खास करके राहुल गांधी देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सावरकर को लेकर उनके परिवार का इतिहास क्या है, उनके दादा दादी परनाना क्या सोचते थे सावरकर को लेकर, और इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी सावरकर को लेकर क्या सोचती थी और कैसे राहुल गांधी एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जो कि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी पड़ेगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की आपको बात बता रहा हूं। 18 जून 1937 को सावरकर ने रत्नागिरी में एक भाषण दिया। इसमें रत्नागिरी और महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता भी थे। सावरकर का इसमें सम्मान किया गया। सावरकर के लिए कांग्रेस की तरफ से खुला ऑफर भी था कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें। तो राहुल गांधी जिन सावरकर को लगातार टारगेट करते रहते हैं कि सावरकर डरपोक थे, वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे, उन सावरकर को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर था। सावरकर के लिए बधाई संदेश भेजे गए थे और सावरकर को जो बधाई संदेश भेजा गया, वो बधाई संदेश सावरकर को जो बधाई संदेश भेजा गया, सावरकर को बधाई देने वाले कौन कौन थे, इनके नाम राहुल गांधी को आज सुनने चाहिए। सावरकर को बधाई देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अब अगला नाम सुनिए, राहुल गांधी सुने। क्यों मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सुनेंगे तो आज सावरकर से माफी मांगेंगे। सावरकर को बधाई देने वालों में अगला नाम था जवाहरलाल नेहरू का, और यह मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, किताबों में डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, इन्होंने भी सावरकर को बधाई संदेश भेजा। और कांग्रेस के कई बड़े नेता, कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल थे जो सावरकर को बधाई दे रहे थे। यानी कांग्रेस के नेता तब मानते थे कि सावरकर के आने से आजादी की लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू के लिए भी सावरकर डरपोक नहीं थे, वो बधाई संदेश दे रहे थे उनको। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के तब के अध्यक्ष, वो बधाई दे रहे थे, कह रहे थे आइए ना कांग्रेस में आ जाइए सावरकर साहब, आप, हमारी लड़ाई मजबूत होगी। ये था सावरकर का कद। और राहुल गांधी 2024 में चुनाव है, इस बात को बिना समझे महाराष्ट्र में बैठकर जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, सावरकर को कोस रहे हैं। यह इतिहास बहुत से लोगों को हो सकता है नहीं पता, शायद राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा, और ना ही कांग्रेस के कुछ नेताओं को जो उनके आसपास रहते हैं उन्होंने नहीं बताया होगा कि भाई नेहरू साहब भी बधाई देते थे। इसलिए बार बार सावरकर की माफी की बातें होती। और आजकल देश की राजनीति में फिर से सावरकर का टॉपिक ट्रेंड में है। इसकी शुरुआत एक बार फिर से राहुल गांधी ने की थी, लेकिन इसका अंत कोई और करने वाला है, क्योंकि उद्धव गुट की शिवसेना की मजबूरी में राहुल गांधी तो सावरकर के मुद्दे पर साइलेंट हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी मिलकर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही। सावरकर पर राहुल गांधी के बयानों के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र की हर विधानसभा में वो सावरकर गौरव यात्रा लेकर निकलेंगे। यानी बीजेपी ने इसे पूरी तरह से इनकैश करने का फैसला कर लिया। आप गलती कर रहे हैं, आप मिस्टेक कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, वो तो बताएंगे हम सावरकर के साथ हैं, और उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं।
आपको नहीं पता आपकी फैमिली और कांग्रेस का इतिहास क्या है, ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। इससे उद्धव गुट की शिवसेना परेशान हो गई क्योंकि राहुल गांधी बोले आए, भुगतना उनको पड़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो सावरकर को अपना भगवान बताती है। तो शिवसेना परेशान हो गई कि शिंदे गुट तो जो है वो पूरा मामला पकड़े हुए हैं, क्योंकि सावरकर के नाम पर हिंदुत्ववादी पार्टी होने का दावा शिवसेना करती रही है। लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि वो आज उस कांग्रेस के साथ खड़ी है जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए दिन सावरकर के बारे में तीखी आलोचना करते रहते हैं। उद्धव गुट की शिवसेना ने भले ही राहुल गांधी को चुप करा दिया, लेकिन राहुल गांधी की बातों ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिससे उद्धव ठाकरे ही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के पूरे गठबंधन को फंसा दिया है। यही वजह है कि उद्धव गुट की शिवसेना अपनी भड़ास शिंदे और बीजेपी पर निकाल रही है। संजय राउत क्या कह रहे हैं कि जो लोग सावरकर की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उन्हें सावरकर के बारे में पता भी है कि वो क्या हैं? सावरकर और आरएसएस की विचारधारा का कोई मेल नहीं था, यह संजय राउत का दावा है। आरएसएस सावरकर के हिंदुत्ववाद को नहीं मानता था। सावरकर दाढ़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। अब ये नया ले आए कि सावरकर दाढ़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। क्या एकनाथ शिंदे दाढ़ी काटकर घूमेंगे? ये पूछ रहे हैं संजय राउत कि एकनाथ शिंदे दाढ़ी कटा लें अगर वो सम्मान करते हैं सावरकर का। अभी इस पर आऊंगा, लेकिन इसी तरह से उद्धव ठाकरे सावरकर को लेकर पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर ने देश की आजादी के लिए कठोर कारावास और कठिनाइयां झेली, ना कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या ये सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे? अच्छा, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जिस महाविकास आघाड़ी में है शिवसेना, उसमें कांग्रेस से पूछे वो अखंड भारत की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे क्या? वो तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उनसे सटे हुए हो और सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि परेशान हो रहे हैं कि भाई एक तो राहुल गांधी ने डैमेज कर दिया, ऊपर से बीजेपी उस महाराष्ट्र में जहां 48 लोकसभा सीटें हैं वहां पर जो है वो गौरव यात्रा निकाल रही है सावरकर के न समर्थन में। तो सारा सेंटीमेंट उधर बह जाएगा। वैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम पर सेंटीमेंट बहता है, सावरकर के नाम पर सारी चीजें उधर भी चली जाएंगी। अच्छा, अगर आपने गौर किया हो कि अभी संजय राउत का बयान आपको बता रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई सावरकर दाढ़ी रखने के खिलाफ थे, तो क्या एकनाथ शिंदे दाढ़ी कटवा देंगे? बॉस, जहां तक दाढ़ी की बात है तो दाढ़ी तो बाला साहब ठाकरे भी रखते थे और उनके पोते आदित्य ठाकरे भी दाढ़ी रखते हैं। तो इसको क्या माना जाए कि वो सावरकर को नहीं मानते या नहीं मानते थे? क्या बाला साहब सावरकर को नहीं मानते थे? ये देखिए, आदित्य ठाकरे की दाढ़ी है। तो क्या जो दाढ़ी रखता है वो सावरकर को नहीं मानता? ये बाला साहब की फोटो है, बाला साहब भी दाढ़ी रखते थे। बाला साहब ने तो दाढ़ी नहीं हटाई कि सावरकर को मानना है तो दाढ़ी हटवानी पड़ेगी। लेकिन आप इससे समझिए कि संजय राउत और शिवसेना कितना पैनिक में है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे दाढ़ी कटा के दिखाएं अगर सावरकर को मानते। यानी ये बातें फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल रही हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की गलती उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ने वाली? और राहुल गांधी की गलती पीएम मोदी को 2024 के लिए अहम सीटें फ्री में दिलाने वाली? क्योंकि जिस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं वहां 48 लोकसभा सीटें उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी गई, पार्टी का निशान गया। अब लगता है कि उनके हाथ से उनके मुद्दे भी जाने वाले, क्योंकि सावरकर का मुद्दा एकनाथ शिंदे ने उठा लिया। शिंदे ने उद्धव गुट को लेकर कहा है कि एक वक्त था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने सावरकर का अपमान करने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ जूता मारो अभियान चलाया था। वहीं आज खुद को बाला साहब का वारिस कहने वाले सावरकर का अपमान करने वालों के साथ। तो उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इन दोनों के बीच सावरकर को लेकर लड़ाई महाराष्ट्र में तेज हो गई है। और उसकी बड़ी वजह जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बड़ी वजह है महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें। तो राहुल गांधी ने गलती की, लेकिन इन 48 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एक तरीके से बढ़त मिली। उद्धव ठाकरे के विरोधी तो कह रहे हैं कि वो अपना ही इतिहास भूल गए, लेकिन आज हम राहुल गांधी की बात करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि वो भी सावरकर के मामले में अपनी पार्टी और अपने ही परिवार के लोगों का इतिहास भूल गए।
जो राहुल गांधी सावरकर को बड़े हीन भाव से देखने वाली सोच रखते हैं, उनके परनाना कैसे नेहरू जी बधाई संदेश दे रहे थे 1937 में, वो मैंने आपको बताया। राहुल गांधी कहकर एक तरह से सावरकर का अपमान करते हैं कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं। उन राहुल गांधी को बहुत पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज उनके दादा दादी पूर्व कांग्रेसियों का इतिहास बताता हूं। वो पहले तो मनमोहन सिंह को ही याद कर लें भाई, ये तो रिसेंट की बात बता रहा हूं। चलिए दादा दादी की बात हो सकता है भूल गए होंगे, मनमोहन सिंह यहीं से शुरू करते हैं, जो यूपीए के राज में 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कभी सावरकर को लेकर उस तरह की बातें नहीं की जैसा राहुल गांधी करते। 4 साल पहले ही मनमोहन सिंह ने कहा था कि सावरकर की विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन वो सावरकर के विरोध में नहीं है। मनमोहन सिंह ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की याद में डाक टिकट तक जारी किया था। सुनिए सावरकर पर मनमोहन सिंह ने 2019 में, मात्र 4 साल पहले क्या कहा था, राहुल गांधी भी सुने। And as far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira Gandhi had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. As far as the case of being referred to the government, I think since we are not likely to be in government, the issue will be settled by the government when a case comes before the committee which looks into these matters. 4 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठकर कह रहे हैं कि वो सावरकर के विरोध में नहीं है। और सावरकर भी नहीं बोल रहे, सावरकर जी बोल रहे हैं। और भारत रत्न देने के नाम पर मना नहीं कर रहे, कह रहे हैं हम जब सरकार में आएंगे तब देखेंगे। मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, तब भी उनके एक मंत्री मणिशंकर अय्यर के सावरकर पर एक बयान पर विवाद हो गया था। उस वक्त भी मनमोहन सिंह ने सावरकर पर कहा था कि वीर सावरकर देशभक्त हैं। सुने राहुल गांधी, वो हर चीज में मनमोहन सिंह का बड़ा जिक्र करते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था वीर सावरकर देशभक्त हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो सावरकर की जिंदगी के कुछ पहलू हैं जिससे कांग्रेस सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं मानते थे कि सावरकर डरपोक थे। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मनमोहन सिंह हूं, सावरकर नहीं हूं। ये राहुल गांधी कहां से नया लेकर आए हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, इससे पता नहीं जैसे उनकी इमेज चमक जाएगी। और इस चक्कर में वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने दोस्तों का भी नुकसान कर रहे हैं। तब मनमोहन सिंह ने वीर सावरकर पर विवाद को गैर जरूरी बता दिया था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि हर किसी के पास इतिहास को अपने तरीके से पेश करने की आजादी होती है, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है उनके खिलाफ बोलने से कोई फायदा नहीं। तो मनमोहन सिंह स्मार्ट पॉलिटिशियन भाई, वो देख रहे हैं जब इंदिरा गांधी टिकट जारी कर रही हैं, इंदिरा गांधी उनको सावरकर को हीरो बता रही हैं, तो ये कैसे कह देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, वो सावरकर को तो हम हीरो मानते हैं, भले चलिए ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात पर अलग बात हो सकती है, मत हो सकती। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था अभी आगे बताऊंगा। मनमोहन सिंह ने सावरकर पर जिस डाक टिकट की बात की, वो डाक टिकट दरअसल 1970 में जारी हुआ था। तब इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी जी उस वक्त ये टिकट जारी कर रही। ये वो डाक टिकट है, 28 मई 1970 को जारी हुआ था। 20 पैसे के इस डाक टिकट में सावरकर का पूरा नाम और अंडमान की उस सेलुलर जेल की तस्वीर थी, जहां पर सावरकर ने 9 साल 10 महीने भयंकर यातनाओं के बीच सजा काटी थी। तो इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी जी सावरकर पर टिकट जारी कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी खुद को सावरकर न साबित करने के चक्कर में एक ऐसा मामला जिसको आसानी से माफी मांग के निपटाया जा सकता था, उसमें कोर्ट में गए, कोर्ट केस में फंस गए, संसद सदस्यता चली गई, संसद सदस्यता चली गई, घर चला गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि उनको दिखना था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं तो माफी नहीं मांग सकती। दादी क्या कर रही है वो देख लीजिए। यह डाक टिकट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि 1966 में सावरकर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से लगातार मांग हो रही थी कि सावरकर को देश के लिए उनके योगदान पर सम्मानित किया जाए। तो राहुल गांधी की दादी जी सावरकर जी को सम्मानित कर रही।
इतना ही नहीं, जब सावरकर की 100वीं जयंती आने वाली थी तो इससे पहले 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी जी ने सावरकर को देश का महान सपूत बताने वाली चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। ये वो चिट्ठी जो इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के सचिव श्री पंडित बाखले को लिखी थी। 20 मई 1980 की इस चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम स्थान है। ललकार बता रही हैं राहुल गांधी, जिनको डरपोक बताते हैं। मैं भारत के इस असाधारण बेटे, राहुल गांधी डरपोक बताते हैं, उनकी दादी जी असाधारण बेटा बता रही थी। उनकी जयंती के शताब्दी वर्ष के जश्न की सफलता की प्रार्थना करती। इतना ही नहीं, अभी और सुनते जाइए। मैंने बोला ना, आज पाठशाला राहुल गांधी देख लेंगे तो वीर सावरकर के मुद्दे पर माफी मांग लेंगे। इतना ही नहीं, वीर सावरकर पर गहन रिसर्च करने वाले मशहूर लेखक विक्रम संपत की किताब है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी। उसमें लिखा है कि वीर सावरकर का जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए इंदिरा गांधी ने सावरकर के नाम पर बने स्मारक ट्रस्ट को 11,000 रुपए का पर्सनल डोनेशन भी दिया। मतलब अपने अकाउंट से 11,000 रुपए डोनेट किए कि मनाइए इनका 100वां वर्ष। ये वो दौर था जब 11-12 हजार रुपए में भारत में फिएट कार मिलती थी भाई। इंदिरा गांधी ने जो 11,000 रुपए दिए, 11,000 की कीमत देखिए, फिएट कार आ जाती थी। फिएट कार आज की डेट में एंट्री लेवल सेडान की कीमत 7-8 लाख रुपए होती है। 1980 में 11,000 रुपए में 100 ग्राम से ज्यादा का गोल्ड मिलता था। 100 ग्राम सोना आ जाता था उस 11,000 रुपए में, जो इंदिरा गांधी ने अपने अकाउंट से डोनेट किए सावरकर जी के लिए, उस कार्यक्रम के लिए। आज की डेट में 100 ग्राम सोना लेने जाइएगा तो 6 लाख रुपया लग जाएगा। तब 1980 में सोने की कीमत 950 रुपए थी प्रति 10 ग्राम। आजकल 60-61 हजार रुपए चल रहा है। इतना ही नहीं, अभी सुनते जाइए। साल 1983 में इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी जी ने खुद से पहल करते हुए फिल्म डिवीजन को वीर सावरकर पर एक डॉक्यूमेंट्री तक बनाने के लिए कह दिया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था द ग्रेट रेवोल्यूशनरी। ग्रेट रेवोल्यूशनरी बताने के लिए इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सावरकर पे बनाओ भैया, एक फिल्म बनाओ। ये 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। फिल्म डिवीजन से डॉक्यूमेंट्री आजादी के नायकों और भारत के महान सपूतों पर बनती थी। यह डॉक्यूमेंट्री प्रेम वैद्य ने बनाई थी, जो भारत सरकार की फिल्म डिवीजन के साथ 1954 से लेकर 1985 तक जुड़े थे। प्रेम वैद्य को सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का जिम्मा मिला था, जो डॉक्यूमेंट्री 1983 में रिलीज हुई। प्रेम वैद्य ने यह डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद कहा था कि उन्हें नवंबर 1977 में सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्यूमेंट्री का काम शुरू नहीं हो पाया। फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में लौटी तो 15 अगस्त 1982 को कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके वो सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करें, जिसके बाद वो सावरकर से जुड़े हुए स्थानों पर गए, अंडमान की सेलुलर जेल में शूटिंग के लिए गए और इसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार हुई। तो जिन सावरकर को राहुल गांधी डरपोक बताने में पूरी ताकत झोंके पड़े हैं, अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाए पड़े हैं, उन सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनवाने के लिए 1977 में इंदिरा गांधी जी ने कहा और फिर 1980 में सरकार में लौटी तो फिर कहा कि बनाओ, वीर सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनवाओ। राहुल गांधी की दादी जी। वीर सावरकर की 1966 में जब मृत्यु हुई थी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी दुख जताया था। सावरकर अ कॉन्टेस्ट लेगेसी किताब के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने कहा था कि वीर सावरकर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले कर्मठ कार्यकर्ता थे। यह पूर्व कांग्रेसियों का बता रहा हूं। उनका जीवन देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि सावरकर के निधन से वर्तमान भारत ने एक अहम शख्सियत को खो दिया। उन्होंने अपने नाम को बहादुरी और देशभक्ति के साथ सार्थक किया। महान क्रांतिकारियों में उनका नाम गिना जाएगा, जिनसे अनगिनत लोग प्रेरणा लेंगे। ये सारी बातें और अभी तो और बताने वाला हूं, लेकिन इतनी बातें सुनकर आपको यह नहीं लग रहा कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस पार्टी और अपने गांधी परिवार का इतिहास ही नहीं पता कि वो सावरकर के बारे में क्या सोचते थे? वो अलाइंड ही नहीं है अपनी हिस्ट्री से और इसीलिए उनका फ्यूचर का जो सपना है वो डिसबैलेंस हो रहा है। वैसे वीर सावरकर ये नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु पर कोई शोक करे या कोई भीड़ जुटे।
मशहूर इतिहासकार विक्रम संपत की किताब सावरकर और कॉन्टेस्ट लेगेसी के मुताबिक वीर सावरकर ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि उनकी मृत्यु पर किसी तरह का कोई शोक नहीं होना चाहिए और किसी तरह की कोई शोक यात्रा या कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत हो। यहां तो एक केस लड़ने के लिए और ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए पूरा हुजूम चल जाता है। वहां सावरकर कह रहे थे कि लोगों को दिक्कत ना हो भाई, इसलिए मेरी कोई अंतिम यात्रा वात्रा मत निकालना। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उनका शव सावरकर सदन में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था। उनके आखिरी दर्शन के लिए करीब 2 लाख लोग जुट गए थे। तो जिन सावरकर को राहुल गांधी डरपोक बताते, उनके लिए उनके मना करने के बावजूद जन समर्थन ऐसा था कि 2 लाख लोग आखिरी दर्शन के लिए आए थे। अगले दिन यानी 27 फरवरी को मुंबई की सड़कों पर वीर सावरकर की अंतिम यात्रा निकाली गई। तब करीब 1 लाख लोग उस अंतिम यात्रा में जुटे। यह तस्वीर अंतिम यात्रा की दिखा रहा हूं, वीर सावरकर की अंतिम यात्रा की तस्वीर है। स्वतंत्रता वीर सावरकर अमर रहे, उनकी फोटो। यह देश का सेंटिमेंट इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी तो समझ गई, लेकिन 2023 में बैठे हुए राहुल गांधी को अब तक समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में जाकर वो सावरकर को जो है वो कोस रहे हैं और डरपोक बता रहे हैं। राहुल गांधी पॉलिटिक्स की ये नब्ज पकड़ ही नहीं पा रहे। लोग स्वतंत्रता वीर सावरकर अमर रहे के नारे लगा रहे थे वहां। जो राहुल गांधी और कांग्रेस आए दिन सावरकर का नाम लेकर कोसते हैं और सावरकर को माफी वीर और खुद को बहादुर बताने वाली बातें करते हैं, उन्हें यह इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि खुद कांग्रेस की सरकार ने वीर सावरकर के लिए पेंशन जारी की थी। यह बात साल 1964 की है। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री ने गृह मंत्री फंड से उनके लिए 3900 रुपए की मदद की थी, उस जमाने में 3900, और इसके बाद 1000 रुपए की मदद और की थी। उस वक्त की महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 20 सितंबर 1964 से सावरकर के लिए हर महीने, कांग्रेस की सरकार ने हर महीने 300 रुपए की पेंशन शुरू की थी। उस वक्त वीर सावरकर काफी बीमार रहने लगे। उन्हें सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पेंशन मिल रही। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकारें सावरकर को मान और सम्मान दे रही थी। राहुल गांधी हिस्ट्री कब पढ़ेंगे? राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के बारे में हमने आपको बताया कि वो कैसे सावरकर का सम्मान करती थी। आज आपको सावरकर पर राहुल गांधी के दादा के बारे में भी बताता हूं, फिरोज गांधी। उनकी बातें बताता हूं। दादी का सुना, अब दादा का सुनिए, जो बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात। यह 1957 की बात है, जब फिरोज गांधी संसद सदस्य थे। 22 नवंबर 1957 को लोकसभा में वीर सावरकर को लेकर एक बिल रखा गया। यह प्रस्ताव मथुरा से निर्दलीय सांसद राजा महेंद्र प्रताप लेकर आए थे। यह बिल उन लोगों को सम्मान देने के बारे में था जिन्होंने देश की सेवा की थी। इसमें वीर सावरकर, बरिंद्र कुमार और डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद के भाई, इनके नाम का जिक्र था कि इनको सम्मानित करना चाहिए। संसद के अंदर डिप्टी स्पीकर ने बिल को पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया। इसलिए बिल पेश करने को लेकर वोटिंग करानी पड़ी। बिल पेश करने के पक्ष में 48 वोट पड़े, विरोध में 75 पड़े। इससे यह बिल पेश नहीं हो पाया। बिल पेश करने वाले सांसद राजा महेंद्र प्रताप इससे दुखी होकर संसद से वॉकआउट कर गए। उस दिन महेंद्र प्रताप का साथ कुछ ऐसे सांसदों ने दिया था जो नाम आपको चौंका देंगे। उसमें एक नाम था राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी का। उन्होंने सावरकर पर बिल लाने का समर्थन किया था। फिरोज गांधी ने तब बहुत सख्त लहजे में कहा था कि सरकार की तरफ से इस बिल का विरोध करना डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसा। तो राहुल गांधी की दादी से लेकर दादा तक सावरकर के बारे में क्या सोचते थे वो सुन रहे हैं आप, और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये देख रहे हैं। फिर आप कहते हैं, चर्चा होती है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हरा क्यों नहीं पा रही। राहुल गांधी किस तरह से सावरकर का मजाक उड़ाते रहे, उनका एक पुराना वीडियो आज आपको फिर से दिखाता हूं। भैया पेन देना, पेन देना। सावरकर जी, भैया क्या लिखवाना है मुझसे? भैया क्या लिखवाना बोलो। अच्छा क्या लिखवाना है बोलो जरा। अच्छा भैया आप अंग्रेज हो ना, क्या लिखवाना है? अच्छा लिखवाना है कि मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। अभी लिखता हूँ, एक सेकंड ये लो। अच्छा और क्या लिखवाना है? पेट छुआने
ये लो पैर छुआ देता हूं। ये राहुल गांधी सावरकर का, वीर सावरकर का मजाक बना। पॉलिटिक्स में किसका मजाक बन रहा है नहीं बन रहा है वो पब्लिक देख रही है। हमने आपको नेहरू से लेकर फिरोज गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी तक का इतिहास बता दिया कि सावरकर के लिए कैसे सम्मान बढ़ता गया। और फिर इंदिरा गांधी के दौर में तो सावरकर को कांग्रेस ने एक तरह से अपना लिया था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा हावी हुई, यहां से प्रॉब्लम आई है, वामपंथी विचारधारा। और जब से सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी का दौर आया तो कांग्रेस सावरकर के बारे में तीखी बातें बोलने लगी। आपको 2003 की एक बात बताता हूं, जब संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाने का फैसला हुआ था। जनवरी 2003 में बजट सत्र शुरू होने वाला था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। उस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण होने वाला था। सोचिए, उस वक्त स्थिति यह थी कि सोनिया गांधी ने सावरकर की तस्वीर के अनावरण में जाने से मना कर दिया और इसके लिए राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दी। कांग्रेस ने वीर सावरकर की तस्वीर संसद में लगाने का विरोध किया और राष्ट्रपति से भी अपील की कि वो संसद में सावरकर की तस्वीर का अनावरण न करें, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने तय वक्त पर तस्वीर का अनावरण किया। कांग्रेस का विरोधाभास यह था कि संसद की जिस कमेटी ने संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाने के फैसले को अप्रूव किया था, उस कमेटी में कौन था? प्रणब मुखर्जी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने कहा था कि लगाइए फोटो वीर सावरकर की। आज आपको यह इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे राहुल गांधी इस देश की जनता के सेंटिमेंट से डिस्कनेक्टेड है, कैसे वो अपने परिवार के इतिहास से डिस्कनेक्टेड, कैसे वो अपनी पार्टी के इतिहास से डिस्कनेक्टेड हैं और इसलिए जो वो मुद्दे उठाते हैं उससे जनता डिस्कनेक्टेड महसूस करती है और इसीलिए चुनाव पे चुनाव हारते हैं, सीटें घटती जाती हैं।